हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये पेपर जो है वो मैंने बोर्ड की पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर कैसे लिखना है वो पता नहीं होता। बात तो सही है। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है खास करके कंप्लीट वीडियो देखना, बिकॉज यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हमने किया हुआ है। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का, जिसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड आंसर इन वन सेंटेंस और वन वर्ड। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। ठीक है, मार्बल जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज CaCO3। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन बी, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सोर्सेस। जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, वहां पे फूड सोर्सेस का ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है उसका क्वेश्चन है और ये प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ इट हैज अ पावर ऑफ -4 डायोप्टर। पावर P की वैल्यू आपको -4 डायोप्टर गिवन है, तो P का फॉर्मूला होता है 1/f। अगर F फाइंड करना है तो हम कर देंगे 1/P, तो 1/-4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.25 मीटर मिल जाएगा माइनस साइन के साथ, इसलिए हम यहाँ पे टिक कर देंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। ये वाला आपका एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से है। मैन मेड इकोसिस्टम, ऑब्वियसली मैन ने जो है वो एक्वेरियम बनाया है, तो हम टिक कर देंगे यहाँ पे हमारा आंसर एक्वेरियम। अब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन 5 में पूछा है डैश हैज टू द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। इसकी वजह से सेल की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट होता है उसको कहा जाता है ऑक्सिन। ये एक टाइप का हार्मोन होता है जिसकी वजह से सेल ग्रो करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा है इफ अ 70-year-old मैन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देन ही विल बी सफरिंग फ्रॉम। कोई ओल्ड एज पर्सन है जिसको नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, तो उसको कौन सी बीमारी होगी। ये ह्यूमन आई चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। उस केस में उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किए थे, पूरा का पूरा चैप्टर का डिस्कशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप जो है पूरा चैप्टर देख सकते हो। फिर 7 चैप्टर क्वेश्चन में गिवन है द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज। सारे के सारे मेटल्स में से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है, तो आंसर आप लोग याद रखोगे गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको हम कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ही उसकी ज्वेलरीज बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा है द वॉल ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय। स्टमक की वॉल किससे प्रोटेक्टेड होती है, तो वो पार्ट को कहा जाता है म्यूकस, MUCUS। तो आप लोग ये आंसर भी याद रखोगे। इसके बाद आप लोगों को 4 ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स में पूछा है द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl गिव्स। ठीक है, यहाँ पे एरो आएगा, गिव्स NaCl प्लस H2O क्या इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे बेस है प्लस एसिड है, तो उसकी वजह से सॉल्ट एंड
वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो इसको कहा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट पूछा है बडिंग टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा के अंदर कभी भी बडिंग नहीं होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फॉल्स। क्वेश्चन 11 में पूछा है स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ रेन एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस। वो कॉन्वेक्स लेंस की तरफ बिहेव नहीं करते, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे फॉल्स। क्वेश्चन 12 में पूछा है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। ये आप लोगों को पता ही है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे ट्रू। फिर आपको 1 वर्ड्स और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंसर इन 1 सेंटेंस, उसका हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 13 में पूछा है गिव 1 एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप ये वाला रिएक्शन लिख सकते हो जहां पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिक्स होते हैं। तो उस केस में देखो यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो वहां पे बन जाएगा 2NaCl और BaSO4 जो सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है नेम द एंजाइम विच सीक्रेट्स फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, उसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर होता है अमाइलेज, ठीक है, AMYLASE, अमाइलेज इसका आंसर है जो आप लोग याद रखोगे। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, वहां पे हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। और लास्ट जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सेक्शन ए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो सेक्शन बी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है गिव 1 एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जहां पे हीट रिलीज होती है, जहां पे हम हीट लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और जहां पे हीट रिलीज नहीं होती है वो कंज्यूम होती है, तो उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जब भी क्विक लाइम CaO वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ में हीट रिलीज होती है, तो ये बनता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर उसके ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका एग्जांपल दिया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जब एमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन 18 में पूछा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हाई। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी उसको कहा जाता है, व्हाई, ऐसा पूछा है। तो इस केस में आप देखो ये क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल के फॉर्म में एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब भी बेरियम क्लोराइड BaCl2 PbSO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की वजह से ये कंपाउंड बने हैं, तो ये पॉजिटिव ये वाले नेगेटिव के साथ कंबाइन होके बना देगा BaSO4 और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ मिलके बना देगा PbCl2। जब भी यहाँ पे BaSO4 बनता है तो वो सॉलिड स्टेट का होता है। जब भी कोई इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के वक्त, तो उस चीज को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, साथ साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, गिव एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की आपको 3 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, जब भी एसिड कोई मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्यों? बिकॉज एसिड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे एसिड वहां का जो हाइड्रोजन है वो रिलीज कर देते हैं। फिर जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। साथ साथ में जब भी एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखो CO3 है तो वहां से गैस निकलेगी CO2। इस तरीके से आप लोग ये पार्ट याद रख सकते हो। इसके बाद आया 19 का और आप लोगों को सेक्शन बी के अंदर ऐसे टोटल 4 क्वेश्चंस और में मिलते हैं। तो वैसे फर्स्ट और वाला क्वेश्चन मिलता है आपको 19th वाले में। इसमें हमें पूछा है, गिव एनी 4 यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? तो फर्स्ट है हमारे पास सोप के प्रिपरेशन में, जहाँ पे NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा यूज होता है। फिर एक आता है एंट एसिड के फॉर्म में, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में, जहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। फिर एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज करते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो इस तरीके से डिफरेंट बेसिस जो है वो डिफरेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन में वो हम यूज करते हैं। फिर आपको 2 मार्क्स में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप लोगों को ये डायग्राम अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है। फिर साथ साथ में आपको लेबल करना भी आना चाहिए। अगर आपने लेबल नहीं किया होगा तो आप लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना और अच्छे से लेबल कर देना। सिमिलरली एक और रीड मतलब आपको डायग्राम पूछा जाता है 20 के और के अंदर, नर्व फाइबर यानी कि यहाँ पे नर्वस टिश्यू कह सकते हो या तो न्यूरॉन कह सकते हो, उसका रे डायग्राम पूछा गया है। तो ये डायग्राम आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी ड्रॉ किया था, तो इसको भी आप अभी ड्रॉ कर लेना। अब 21 नंबर का क्वेश्चन जो है उसके अंदर पूछा है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये चैप्टर जो है हमारा लाइट है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। तो जब भी आपको डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन पूछे तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो हमेशा उसकी डेफिनेशन होती है। रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज या तो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट के ऊपर। जब वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती लेकिन अपीयर होता है कि वो बाद में जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब रियल इमेज जो है वो हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। साथ साथ में रियल इमेज जो है वो ऑब्टेन होती है मिरर के लेफ्ट साइड पे, और अगर लेंस की बात करें तो लेंस के राइट साइड पे। लेकिन वर्चुअल इमेज की जब हम बात करेंगे तो वो मिरर के राइट साइड पे बनती है और लेंस के लेफ्ट साइड पे बनती है। अब एक न्यूमेरिकल पूछा है ह्यूमन आई वाले चैप्टर में से, अ शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 5 मीटर, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज विजन टू नॉर्मल। जब भी शॉर्ट साइटेडनेस की बात करें, ठीक है, जिसको कहा जाता है मायोपिया, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस यानी कि मायोपिया,
जहां पे किसी भी इंसान को दूर का नहीं दिखाई देता है, नजदीक का क्लियरली दिखाई देता है। तो यहाँ पे इंसान को 5 मीटर से ज्यादा नहीं दिखाई देता है। तो जब भी मायोपिया का केस आए तो आप लोगों को हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लेना पड़ेगा इन्फिनिटी, और इमेज डिस्टेंस आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया ही होगा। इस केस के अंदर हमें पावर निकालना है, तो हम पहले यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में से पे हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा, और फोकल लेंथ पे से हमें बाद में पावर मिल जाएगा। तो अब इस केस में हम यहाँ पे इमेज डिस्टेंस ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, इसलिए हम लिख देंगे -1/5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख देंगे 1/∞। तो 1/f इज इक्वल टू मिलेगा -1/5। तो f की वैल्यू क्या मिलेगी? -5। उसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिल जाएगा -0.2 डायोप्टर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन 23 में पूछा है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने गलती से एक कप के अंदर हाथ डाल दिया जिसके अंदर गर्म चाय थी, तो तुरंत ही आपका जो हैंड है वो पीछे की तरफ आ जाता है। ऐसे एक्शंस को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, जहां पे हम सडनली एक्शन लेते हैं, जैसे कि पुलिंग आवर हैंड बैक फ्रॉम फ्लेम। मान लो कि कहीं पे आग लगी हुई है तो तुरंत आपका हाथ जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। साथ साथ में व्हेन वी आर हंग्री माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग। जब भी हमें भूख लगती है तो माउथ के अंदर जो है वो वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर रिफ्लेक्स एक्शंस आर रैपिड with a purpose which give response towards changes occurring in the environment। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बहुत ही रैपिडली वर्क करता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर इसका एक और क्वेश्चन पूछा है कि टेस्टिस एंड ओवरीज में क्या डिफरेंस है। तो टेस्टिस को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ओवरीज को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। ओवरीज जो है वो ओवम्स को एंड प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है। अब टेस्टिस जो है वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है मेल का, और ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिसाइड करता है फीमेल का। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर कॉनकेव मिरर के यूजेस पूछे जाते हैं। तो कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं टॉर्चेज में, सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में, सो दैट हमें पावरफुल बीम मिले जब हम ट्रैवल करें। फिर इसको शेविंग मिरर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, सो दैट हमारा जो फेस है वो लार्ज दिखाई दे। इसको डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, सो दैट जो हमारे छोटे छोटे टीथ है वो बड़े दिखने लगे। और साथ साथ में इसको सोलर फर्नेस के अंदर भी यूज किया जाता है, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर भी इसको यूज करते हैं। इसमें से अगर आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद कर लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। फिर प्रेस बायोपिया के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, जो और के अंदर है। प्रेस बायोपिया जो है ना वो ओल्ड एज प्रॉब्लम है, जहां पे किसी भी पर्सन को मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों साथ में होता है। मतलब कि दूर का भी क्लियरली नहीं दिखाई देता, नजदीक का भी दिखाई नहीं देता। तो उस केस में वहां पे बाईफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। फिर 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। हमारे पास एक मेटल का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये HCl ये वाले Cu के साथ कंबाइन होकर CuCl2 बना देता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर बनता है। एक और आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन पूछा है फूड चेन और फूड वेब के बीच में।
तो फूड चेन इज अ डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ लाइफ सिस्टम और फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ मैनी फूड चेन्स। एक्चुअल में जब बहुत सारी फूड चेन कंबाइन होती है तो वहां पे फूड वेब बनता है। फिर देयर इज नो इनडायरेक्ट कनेक्शन इन फूड चेन, देयर इज इनडायरेक्ट कनेक्शन इन फूड वेब, ये भी आपको पता ही होगा। इफ एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इन इट द होल चेन गेट्स अफेक्टेड, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड चेन का मर जाता है तो पूरी की पूरी जो फूड चेन है उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है फूड वेब का तो वहां पे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर फूड चेन के अंदर लिखा है देयर इज मैक्सिमम 5 to 6 पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज, देयर आर मेनी पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन इट। ठीक है, तो ये भी आप लोग लर्न कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास सेक्शन सी के क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर गिवन है एक्सप्लेन डीकंपोजिशन रिएक्शन विथ डिफरेंट एग्जांपल। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब भी कोई पर्टिकुलर कंपाउंड डीकंपोज होता है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जब हम हीट सप्लाई करते हो या तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो या तो सनलाइट की वजह से, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसका एक एग्जांपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उस केस में वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। उसी तरीके से जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वहां पे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वैसे 3 कंपाउंड्स के अंदर स्प्लिट होता है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कई बार NO2 गैस का कलर, तो आप लोगों को याद रखना है कि ब्राउन कलर की गैस निकलती है जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ये मोस्ट IMP पार्ट है, इसलिए इसको याद ही कर लेना डायरेक्टली। फिर मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट को ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर वहां पे देखो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने वहां पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे सबसे पहले सॉल्ट बनता है NaCl, साथ साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है और इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू CO2 बाहर आता है। कई बार पूछा जाता है कि CO2 गैस ही निकली है, वो कैसे हम कंफर्म करेंगे। तो CO2 गैस को पास किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से, जिसकी वजह से वहां पे बाद में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है जब भी बनता है तो ये जो लाइम वाटर है वो टर्न्स हो जाता है मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे CO2 गैस ही रिलीज हुई है। ये देखो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब नंबर B के अंदर, मान लो कि हम वहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं HCl के साथ, तो अगेन NaCl H2O और CO2 का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर हमें कंफर्म करना है कि CO2 गैस ही निकली है तो हम लाइम वाटर में से पास करते हैं, जिसकी वजह से CaCO3 बनता है और H2O मिलता है। मान लो हमने एक्सेस अमाउंट में पास कर दिया CO2 गैस, तो उस केस में वहां पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो लास्ट में है आपको उसका एक जनरल इक्वेशन दिया है कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके और में पूछा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं
को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके दो एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जब भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब भी ये HCl जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे जिंक क्लोराइड और वाटर निकलता है। और जब भी ये जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको लर्न ही कर लेना। फिर आप लोगों को 29 क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट पूछा गया है, ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक। ये याद रखना, इसमें करेक्शन है, ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन है, जितने भी एसिड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है, वो सारे के सारे एसिडिक नहीं होते, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के अंदर देखो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। एल्कोहल हो गया जिसको हम मिथेनॉल कहते हैं CH3OH, और HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं। अब हम कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे कि वहां पे जो है ये पर्टिकुलर पार्ट जो है एसिडिक है कि नहीं है, ठीक है। सारे के सारे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड एसिडिक नहीं होते, ये चीज हमें कंफर्म करनी है। आप लोगों को पता हो तो जब भी हम एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हो जाती है और बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, बिकॉज एसिड रिलीज करते हैं H+ आयंस। तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर एक बीकर लिया है, उसके अंदर एसिड HCl को प्लेस किया है। यहाँ पे हमारे पास आयरन के नेल्स है, बल्ब है, स्विच है और बैटरी है। जब भी हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये पर्टिकुलर HCl के सॉल्यूशन के थ्रू पास हो जाती है और बल्ब ग्लो करता है। ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो HCl वाले केस में बल्ब ग्लो करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाले केस में भी बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, बिकॉज वहां पे H+ आयन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करेंगे तो उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करता। दैट मीन्स सारे के सारे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड एसिडिक नहीं होते, ये चीज कंफर्म हो जाती है। फिर आप लोगों को एक फ्लो चार्ट कई बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। तो ये अगेन एक प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर उसका ब्रेकडाउन होता है और पाइरुवेट वहां पे फॉर्म होता है, जहां पे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का कंपाउंड 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब यीस्ट के अंदर मान लो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यीस्ट के अंदर वहां पे इथेनॉल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। मसल सेल के अंदर मान लो कि लेस अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, तो उस केस में वहां पे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है तो वहां पे CO2, वाटर और एनर्जी जो है निकलती है। इस तरीके से ये फ्लो चार्ट आप लोगों को याद रखना है। फिर हाइड्रोट्रोपिज्म का कई बार एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब क्या हुआ कि जब भी प्लांट जो है उसका एक डायरेक्शनल ग्रोथ होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, तो उस चीज को हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। जैसे कि हमें पता है कि वाटर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, तो उस डायरेक्शन में रूट्स का ग्रोथ होता है,
तो सेम डायरेक्शन वाले पार्ट को कहा जाता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और उसके ऑपोजिट वाले पार्ट को कहा जाता है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। फिर आप लोगों को ब्रेन का डायग्राम बहुत बार पूछा गया है अभी तक, तो ये जो डायग्राम है और फंक्शंस है उसके मेन पार्ट्स के, वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। ये वीडियो को आप पॉज करके अपने नोटबुक के अंदर ये डायग्राम और जो भी डिटेल्स दी गई है वो आप नोट कर लेना। पूरा का पूरा ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं डिस्कशन करके। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर एक न्यूमेरिकल है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। पहले मिरर के टाइप को नोट कर लो, कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अब बस एक लोकेटेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा -5 मीटर। हमें पोजीशन, नेचर और साइज निकालनी है इमेज की, तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला को यूज करें तो 1/f = 1/v + 1/u। पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि हमें v निकालना है, तो 1/v को सब्जेक्ट बनाओगे तो बनेगा 1/f - 1/u। फिर इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा 1.15 मीटर, और मैग्निफिकेशन निकाल दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 0.23। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फिर आप लोगों को और में कई बार पूछा जाता है रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का, इसका भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था लाइट चैप्टर में। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 2f1 के ऊपर, तो उस केस में इमेज भी कहाँ पे बनती है 2f2 पे बनती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी रे ट्रैवल करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से निकलती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी, वो डेविएट नहीं होती। तो दोनों की दोनों रिफ्रैक्टेड रेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे बनती है हमारी इमेज। तो 2f2 पे ही इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, और ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों के दोनों सेम रहते हैं। फिर आप लोगों को रेनबो का फॉर्मेशन पूछा जाता है। रेनबो जो है वो 3 फेनोमेना की वजह से बनता है। फर्स्ट फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकंड फेनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और थर्ड फेनोमेना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 फेनोमेनास अगर होंगे तो वहां पे रेनबो बनता है। जब वाटर के ड्रॉपलेट्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है रेनफॉल के टाइम पे, तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं। जैसे प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, वैसे ही वाटर के ड्रॉप्स सनलाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसी चीज से बनता है हमारा रेनबो। वही चीज देखो यहाँ पे डिस्पर्जन एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे व्हाइट लाइट में से 7 कलर्स यानी कि विबग्योर बनते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब वायलेट सबसे नीचे बनता है, रेड सबसे ऊपर बनता है, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होता है, सबसे कम डेविएशन रेड का होता है। क्यों? बिकॉज इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है उसकी सबसे ज्यादा स्पीड भी होती है, जिसकी वजह से वो लेस डेविएट करेगा। इसकी वेवलेंथ और स्पीड दोनों की दोनों बहुत कम होती है, इसकी वजह से ये जो है सबसे ज्यादा डेविएट करता है, इसलिए वो हमको सबसे नीचे दिखाई देता है। इसके बाद सेक्शन डी के क्वेश्चन आते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है क्लोर अल्कलाई मेथड क्या होती है, जिसका यूज करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा बनाने में, और वहां पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके यूजेस लिखने होते हैं।
तो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के अंदर हम कॉस्टिक सोडा बनाते हैं बाय मिक्सिंग NaCl एंड H2O। वहां पे सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिसकी वजह से वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। उस केस के अंदर जो पॉजिटिव आयन की गैस है वो नेगेटिव पार्ट पे यानी कि कैथोड पे मिलती है, जो नेगेटिव आयन वाली गैस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पे मिलती है। अब साथ साथ में आपको यहाँ पे NaOH जो मिला उसके यूजेस गिवन है, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे यूज में आता है वो गिवन है, और क्लोरीन का भी यूज गिवन है। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख के लर्न कर सकते हो। उसके और में एक और क्वेश्चन पूछा है, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा बेकिंग सोडा, जिसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किस तरीके से वो बनता है वो पार्ट हमें याद रखना है। तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन सब रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं तो उस केस में एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ये हो गई हमारी प्रिपरेशन। ये वाले पार्ट को आप लर्न नहीं करोगे तो चलेगा। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूजेस लिखने हैं। जब भी हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, समझना ये हमारे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के अंदर जब हम टार्टेरिक एसिड को ऐड करते हैं तो वहां पे बेकिंग पाउडर बनता है, जिसका हम यूज बाद में करते हैं केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, क्रिस्पी पकोड़ास बनाने के लिए। तो ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। इसका यूज हम एज एन एंट एसिड भी कर सकते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए भी बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं। साथ साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी ये यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर यहाँ पे आप लोगों को ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आना चाहिए, और ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है वो आप लोगों को कई बार 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये डायग्राम आप लोग अपने नोटबुक में लेबल के साथ ड्रॉ कर लेना। और ये थियरी आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगी, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी के आंसर्स आप लोग लर्न कर ही लेते हो, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है ही। इसलिए आप लोग ये पार्ट को वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लेना, आपको फुल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे ही एक और बायोलॉजी का क्वेश्चन हमें पूछा है, हाउ इज रिस्पॉन्स ऑफ टच डन इन लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। एक टच मी नॉट प्लांट होता है जो बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, जब हम उसको टच करते हैं तो क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा श्रिंक हो जाता है। उसी के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। फिर मायोपिया क्या होता है, इसको नियर साइटेडनेस या तो शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जब भी किसी इंसान को दूर का क्लियरली नहीं दिखाई देता, दूर के चश्मे हैं, तो उस चीज को कहा जाता है मायोपिया। उस केस के अंदर ये 2 रीजन की वजह से मायोपिया हो सकता है, या तो आपका जो आई लेंस है वो बहुत ही ज्यादा थिक हो चुका है, और आई बॉल्स जो है वो ऐसे ओवल शेप के हो चुके हैं। तो ये 2 रीजन की वजह से होता है। इसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे कॉनकेव लेंसेज, क्योंकि यहाँ पे इमेज रेटिना से पहले बनती है। उस केस में हमें यहाँ पे लाइट को डाइवर्ज करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं। फिर 4 मार्क्स में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका तो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को इस चैनल में दिखाया था, तो वो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे जब भी लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो बेंड हो जाती है। वही केस हमें देखना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, तो जब भी लाइट ऐसे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है,
और जब वो डेंसर टू रेरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाती है, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे न्यूमेरिकल के फॉर्म में और में दिया हुआ है उस क्वेश्चन के, कि एक 2 सेंटीमीटर हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, तो हाइट दे दी है, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u गिवन है, हमें नेचर पोजीशन और साइज निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो ये लेंस का क्वेश्चन है इसलिए आप लोग यहाँ पे लेंस फॉर्मूला को यूज करोगे और पहले इमेज डिस्टेंस v निकाल लोगे एलसीएम लेके, वो निकल जाता है। फिर आप लोग ये जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू, उसका यूज करके आप इमेज की हाइट निकाल लोगे और लास्ट में आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वापस यूज करोगे v बाई यू और आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व करवा दूंगा। अभी हम इसके बाद पेपर 2, 3 एंड 4 का भी डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर 2।